Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 18वां आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो अच्छी तरह से प्रश्नों को समझिए, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है टेस्ट की हो सकता है आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में ही पेपर आता है। तो साथियों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आता है, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या के समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क व समझ के उपयोग से होती है? गेस्टाल्ट सिद्धांत, अभिकर्मित अनुदेशन, शास्त्रीय अनुबंधन और अन्वेषण सिद्धांत। तो साथियों, इसका आपको सही आंसर बताना है। मित्रों, इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों, इसका राइट आंसर आता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। आप सभी को पता होगा कि जो गेस्टाल्टवादी थे उसमें 3 प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम आता है। एक तो जैसे वर्दीमर, कोपका और कोहलर, इन तीनों का नाम आता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो गेस्टाल्ट या सूझ का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी इसको कहा जाता है। तो इसमें एक शब्द तो ये पकड़ सकते थे आप, समग्रता। समग्रता शब्द का सीधा सा मतलब ही गेस्टाल्टवाद आ जाता है। एक है प्रत्यक्षीकरण और समाधान। प्रत्यक्षीकरण और समाधान, ये चीज़ें भी देखिए, प्रत्यक्षीकरण भी इसमें किया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार इसका प्रश्न नंबर 1 में पहला ही विकल्प सही रहेगा, गेस्टाल्ट सिद्धांत। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल मानने वाले विद्वान कौन हैं? रोस, हॉल, क्रो एंड क्रो और सिम्पसन। तो देखिए, छद्म परिपक्वता की अगर बात की जाए तो बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल या छद्म परिपक्वता की आयु किसने कही थी? रोस ने कही थी ये। तो यहाँ पर पहला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न है, समझना प्रश्न को थोड़ा। क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की टीम का भारत से हार जाने पर पाकिस्तानियों द्वारा अपने घर के टेलीविज़न तोड़ना किसका उदाहरण है? प्रतिगमन का, आक्रामकता, विपरीत रचना और दमन। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। समझ लो, एक बार उदाहरण को समझिए कि भाई किस प्रकार से यहाँ पर समायोजन किया जा रहा है, कौन सी युक्ति का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो राइट आंसर आता है इसका आक्रामकता। आक्रामकता का सीधा सा मतलब ये है कि आपको किसी बात को लेकर गुस्सा आता है और आप किसी दूसरी चीज़ पर उसका गुस्सा निकाल देते हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? आक्रामकता। देखिए, यहाँ पर जैसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट मैच देख रहा है, भारत पाकिस्तान के मैच हुआ और पाकिस्तान की टीम हार जाती है, तो पाकिस्तानी अगर टेलीविज़न तोड़ते हैं उनको, तो इसको आक्रामकता के उदाहरण में ही शामिल किया जाएगा। इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यह अधिगम की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो और गिलफोर्ड। तो किसने कहा है कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है? मित्रों, इसका राइट आंसर है, उपयुक्त जो परिभाषा है ये क्रो एंड क्रो द्वारा कही गई है कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में तीसरा विकल्प राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न है, प्रश्न को समझना थोड़ा सा है ना। प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिभाशाली बालक सृजनशील, उत्साही, सुसमायोजित व तीव्र बुद्धि वाला होता है। प्रतिभाशाली बालक अनुशासन प्रिय, सुदृढ़, सांवेगिक परंतु मध्य बुद्धि वाला होता है। प्रतिभाशाली बालक सृजनशील, कल्पनाशील, जिज्ञासु व भावुक होता है। और प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्य कुशल व सांवेगिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। तो मित्रों, आपको सोच समझकर इसका आंसर बताना है, क्योंकि
आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें तो सारे ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं या मुझे ये 2-3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो उनमें से किसी एक का अच्छी तरह से सोच समझकर चुनाव करना है। राइट आंसर इसका आता है प्रश्न नंबर 5 में। जो चौथा विकल्प है वो सही है। अब किस आधार पर ये सही है उसको समझ लीजिए कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है यह आवश्यक नहीं है कि वो सृजनशील हो। तो फिर आपका जो जो सृजनशील वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो यहाँ पर हट जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका हट गया, यहाँ पर आपका ऑप्शन हट गया। अब आपके पास ये ऑप्शन और ये दोनों ऑप्शन बचे। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मध्य बुद्धि वाला। तो आपको भी पता होगा कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो मध्य बुद्धि वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये भी हट गया ऑप्शन, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। अब आप यूँ सोच रहे हो कि सृजनशील कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। हालांकि नहीं होते हैं, लेकिन जो सृजनशील बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। तो मित्रों इसलिए इसका चौथा विकल्प इसका बिल्कुल राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। एरिक्सन के विकास सिद्धांत में निम्न में से किस स्थिति में बालक में कर्तव्य परायणता का भाव जागृत हो जाता है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहचान बनाम पहचान भ्रांति और आत्मीयता बनाम अलगाव। तो राइट आंसर बताइए कि जो एरिक्सन ने सिद्धांत दिया है उसमें 8 प्रकार की अवस्थाएं बताई है, उनमें से ऐसी कौन सी अवस्था है यहाँ जिसमें बालक के अंदर कर्तव्य परायणता का भाव जागृत हो जाता है? तो मित्रों इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा पहचान बनाम पहचान भ्रांति। इस अवस्था में बालक में कर्तव्य परायणता का भाव जागृत हो जाता है। कैसे? देखिए, जो विश्वास बनाम अविश्वास है ये तो पहली अवस्था है, इसमें तो कुछ कर्तव्य की बात आएगी नहीं। दूसरी है स्वायत्तता बनाम शर्म, यहाँ पर भी कर्तव्य परायणता नहीं आती है। अगली है आत्मीयता बनाम अलगाव, ये ज़्यादा आगे निकल जाएगी अवस्था। और जो पहचान बनाम पहचान भ्रांति की अवस्था है, इस अवस्था में बालक खुद की पहचान बनाने के लिए जो उसके कर्तव्य है उनका पालन करने लग जाता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो तीसरा विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है, किस विधि में बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की पूरी छूट के साथ स्वाध्याय पर बल दिया जाता है? किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट, डाल्टन और खेल। तो प्रश्न को समझना है और फिर आंसर देना है आपको। मित्रों इसका सही आंसर आता है डाल्टन विधि। कैसे? देखिए कि स्वाध्याय पर जो बल, स्वाध्याय मतलब खुद को उनको पढ़ना होता है, और जो डाल्टन विधि है जिसकी जनक है कुमारी हेलन पार्क्स हर्ट्ज, ये डाल्टन नगर में इस विधि का निर्माण किया था इन्होंने, इसलिए इस विधि को डाल्टन विधि कहते हैं। और इसको ठेका विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि ठेका दे दिया जाता है कि आपको इतने दिनों में ये चीज़ सीखनी है, और छात्र स्वाध्याय के आधार पर उस जो भी उनको कार्य दिया जाता है उसको सीखते हैं। तो मित्रों इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 में 8वां प्रश्न देखेंगे। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो ये तो नॉर्मली एक परिभाषा दे रखी है वैलेंटाइन के द्वारा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ऐसा वैलेंटाइन ने कहा था। इसलिए इसका पहला विकल्प सही रहेगा। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहेंगे? शैशवावस्था को, और इसकी परिभाषा दी थी वैलेंटाइन ने। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? पहला है मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। दूसरा है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तीसरा है अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। और चौथा है बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। तो मित्रों यहाँ पर जो बहिर्मुखी विद्यार्थी होते हैं वो अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न है, ये चीज़ आपको इस प्रश्न में देखनी है।
तो इसका जो सही आंसर आता है दूसरा विकल्प, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। जो बहिर्मुखी विद्यार्थी होगा वो मन ही मन परेशान नहीं होगा, उसके अगर कोई समस्या आती है तो वो उस चीज़ को बता देता है दूसरों को, जबकि जो अंतर्मुखी विद्यार्थी होते हैं उस चीज़ को मन ही मन में लेके टेंशन लेते रहते हैं और दूसरे लोगों को बताते भी नहीं हैं। इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही होगा। और अगर कोई पहला विकल्प सही बताता है तो गलत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में का जो एग्ज़ाम है रीट का, उसमें ये आया हुआ प्रश्न है। इसलिए मित्रों किसी भी हालत में पहला विकल्प सही नहीं होगा, ओनली दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। पहला विकल्प है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, और यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो आपको यूँ देखना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर आता है वो है चौथा विकल्प, कि यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। ये बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि देखिए बुद्धि में परिवर्तन होता है। एक चीज़ का नाम आपने सुना होगा जो आती है बुद्धि लब्धि। अब बुद्धि लब्धि किसका भाग होती है? बुद्धि का। तो मित्रों बुद्धि लब्धि में परिवर्तन किया जा सकता है और वो भी बुद्धि का ही भाग है। तो इसलिए इसका चौथा विकल्प क्या रहेगा? सही रहेगा। बाकी के जो विकल्प यहाँ दिए गए हैं वो सभी बुद्धि के बारे में सत्य है, कि बुद्धि व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सही बात है। सामंजस्य स्थापित करने में भी बुद्धि से सहायता मिलती है, और व्यवहार की गुणवत्ता भी इसी से आंकी जाती है। तो मित्रों यहाँ चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। 11वां प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। पहला विकल्प है, क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। दूसरा है, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित करने में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे का विशेष योगदान है। तीसरा विकल्प है, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया। और चौथा विकल्प है, एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए 7 सोपानों को आवश्यक माना। तो आपको यहाँ पर एक कथन ऐसा देखना है जो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में असत्य है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा तीसरा विकल्प। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने नहीं किया, बल्कि इसका किया था कोलियर एवं लेविन ने। तो कोलियर एवं लेविन इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर स्टीफन एम कोरे दिया हुआ है तो मतलब ये क्या है? असत्य है ये, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। बाकी के जो विकल्प दिए गए हैं ये बिल्कुल सत्य है। मित्रों यहाँ प्रश्न नंबर 11 में 3 जो सही है वो विकल्प आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12वां प्रश्न है, किसमें मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है? उपचारात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। तो राइट आंसर बताएं प्रश्न नंबर 12 में। साथियों इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प, योगात्मक मूल्यांकन। देखिए सेमेटिव और फॉर्मेटिव, आपने इन चीज़ों का नाम सुना होगा। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, योगात्मक मूल्यांकन जिसको कहा जाता है, इसमें सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन। संपूर्ण मतलब सारा एक साथ अंत में। तो मित्रों इसको ही कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन। जो वर्ष में एक जो वर्ष होता है शैक्षणिक वर्ष, उसमें 2 बार आयोजित किया जाता है, और यह संपूर्ण मूल्यांकन का कितना प्रतिशत होता है? 60% होता है। इसलिए इसका तीसरा विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। साथियों 13वां प्रश्न है, किस अवस्था को झूठी मैच्योरिटी का समय कहा जाता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो झूठी मैच्योरिटी किसे कहेंगे? मित्रों इसका राइट आंसर है बाल्यावस्था। झूठी मैच्योरिटी का मतलब यहाँ मैंने शब्द चेंज किया है, इसको
छद्म परिपक्वता का काल कहा गया है। छद्म परिपक्वता ही है ये। और ये प्रश्न पहले भी आ गया था कि बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा, तो वो रोस ने कहा था। और वही चीज़ मैंने यहाँ चेंज करके दे दी मित्रों, यहाँ बाल्यावस्था सही विकल्प है प्रश्न नंबर 13 में। 14वां प्रश्न देखेंगे, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कह सकते हैं। विकल्प है नहीं, हाँ, अनिश्चित और कभी कभी। तो राइट आंसर बताइए कि जो मैच्योरिटी परिपक्वता आती है उससे व्यवहार में जो चेंजेज आते हैं, क्या उसको भी आप अधिगम कह सकते हो? तो आपका आंसर रहेगा नहीं। परिपक्वता एक स्वाभाविक क्रिया है और स्वाभाविक क्रिया से परिवर्तन आना उसको आप अधिगम नहीं कह सकते हो। जैसे मान लीजिए कि परिपक्वता सभी व्यक्तियों में आना ही है, जन्मजात होती है ये, और इन चीज़ों को आप अधिगम नहीं कह सकते। जैसे एक बालक को भूख लगती है तो उसने भूख लगना सीख लिया, इसको आप अधिगम नहीं कह सकते कि हाँ मुझे भूख लग रही, उसको ये पता चल गया। तो क्या ये अधिगम है? नहीं, उसको आप अधिगम नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 15 और अंतिम प्रश्न देखेंगे, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता और सामाजिक बुद्धि। तो मित्रों जो व्यवहारिक बुद्धि होती है इसको मूर्त बुद्धि कहा जाता है। अब मैंने देखा है कि कुछ बुकों में सामाजिक भी बता रखा है, लेकिन वो गलत है। व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि कहा जाता है। आपका प्रथम विकल्प सही है। तो मित्रों कमेंट करके जाना कि जितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।